स्वागत है आपके एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आए और आज की क्लास में हम आपको टीजीटी 2021, 2016 और आरपीएससी स्कूल भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। तो प्रसार शिक्षा टॉपिक से किस तरह से अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं। धैर्य बनाए रखिएगा, क्लास में क्लास बेहद ही खास होने वाली है। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइएगा कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए कम समय में बेहतरीन रिवीजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो लोग इस समय मौजूद नहीं है उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन आपको दिए गए अनुकरण, नकल, स्थगित अनुकरण। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जो लोग इस समय मौजूद नहीं है उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता स्थगित नकल कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता दर्शाती है। ऑप्शन आपको दिया गया खड़ी रेखाएं, वक्री रेखाएं, आड़ी रेखाएं या तिरछी रेखाएं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता दर्शाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, सीधी रेखाएं या खड़ी रेखाएं हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेखाओं का उपयोग आकृतियों और आंकड़ों को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन गति, भावना और अन्य तत्वों को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। खड़ी रेखा बौद्धिकता को दर्शाती है, यह शक्ति, विकास, ऊर्जा का प्रतीक है। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र है। ऑप्शन आपको दिए गए पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार, कृषि व इंजीनियरिंग विस्तार, कृषि और औद्योगिक विस्तार या उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र है, तो कौन कौन से प्रसार शिक्षा के क्षेत्र ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार भी है, कृषि व इंजीनियरिंग विस्तार भी है और कृषि और औद्योगिक विस्तार भी है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा के फैलाव से है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करने से कृषि और औद्योगिक विस्तार होता है, कृषि के अनुसंधान एवं तकनीकियों का विकास होता है एवं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन का विस्तार होता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन आपको दिए गए माता पिता से बातचीत सामग्री गिजुभाई बधेका द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर दिए गए ताराबाई मोदक ने समुदाय में रिक्त स्थान के भीतर शिक्षक केंद्र बनाए। तीसरा ऑप्शन दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रकृति के मूल्य में विश्वास रखते थे या उपयुक्त सभी। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों के पालन पोषण के लिए प्राकृतिक मूल्य और शिक्षा को महत्व दिया है, जो ये यहाँ पर ऑप्शन सही है। गिजुभाई बधेका ने प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ताराबाई मोदक ने समुदाय में शिक्षा के लिए शिक्षण केंद्र बनाने को प्राथमिकता दिया है, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़ते ही चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता है। ऑप्शन में दिया गया है लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन पर्यंत प्रक्रिया, सार्वभौमिक या उपयुक्त विशेषताओं का उपयोग करते हैं कौन सा सही विकल्प है, ये आपको यहाँ पर बताना है। विकल्प में आपको दिया गया केवल ए एवं बी, केवल सी एवं बी या केवल ए बी एवं सी। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए बी एवं सी। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं व्याख्या के साथ में। अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। अधिगम निष्क्रिय की तुलना में अधिक सक्रिय है। अधिगम की विशेषताओं में लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन पर्यंत प्रक्रिया एवं सार्वभौमिकता को आधार बनाकर बताया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन आपको दे करके सीखना, सहयोग व भागीदारी, आवश्यकता एवं रुचियाँ या ऊपर के सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि विस्तार शिक्षा सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विस्तार शिक्षा के सिद्धांत करके सीखने पर भी आधारित है, सहयोग व भागीदारी पर भी आधारित है और आवश्यकता एवं रुचियों पर भी आधारित है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऊपर के सभी। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
विस्तार शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसका प्रचार और प्रसार के माध्यम से अपने समाज में शिक्षा को सुधारा जाए। विस्तार शिक्षा के सिद्धांतों में सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक परिवर्तन, रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत, सहयोग व भागीदारी का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत आदि प्रमुख है। तो इन्हें भी आप ध्यान रखते ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन में आपको कोई भी यहाँ पर दे सकता है, सहयोग व भागीदारी का सिद्धांत भी दे सकता है, नेतृत्व का सिद्धांत भी दे सकता है, वहीं संतुष्टि और मूल्यांकन का सिद्धांत भी दे सकता है। तो इन सभी को आप याद करते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है? ऑप्शन आपको दे उपयुक्तता, अरुचिकर, अस्पष्टता, अप्रासंगिकता। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम अरुचिकर की बात करें तो ये अपने आप में ही निगेटिव हो जाएगा, अस्पष्टता ये भी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, वहीं अप्रासंगिकता ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्तता। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है? ऑप्शन आपको देगा शुद्ध मनोविज्ञान, आधारभूत मनोविज्ञान, मौलिक मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं को विवेचन, विश्लेषण और समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही है। यह शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान को अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान इनके अप्लाइड साइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाते ही चलेगा और इसकी व्याख्या आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदर्शन। यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रदर्शन का एक उदाहरण है। ऑप्शन आपको दिया गया व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, क्षेत्र संपर्क या सामूहिक संपर्क। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रदर्शन का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो प्रदर्शन एक समूह संपर्क का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसार शिक्षा के लिए विराट संपर्क निम्न के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन आपको देगा प्रदर्शन, शैक्षिक यात्रा, रेडियो या उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा के लिए विराट संपर्क निम्न के द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है विराट संपर्क, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेडियो के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति का विद्यालय जाए बिना आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास संभव होता है। तो इसमें किस किस का विकास होता है? तो ये कौन कौन सा विकास होता है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव होता है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं आधुनिक तकनीकों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि के द्वारा वृहद स्तर पर विकास किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा महत्वपूर्ण व्याख्या ये बन जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जॉनसन एवं जॉनसन द्वारा पहचाना गया सहकारी अधिगम का एक तत्व है? ऑप्शन आपको देंगे जवाबदेही की कमी, सकारात्मक अन्योन्याश्रय, संचार की कमी या यहाँ पर आभासी अंत्यक्रिया। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। दूसरे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले सकारात्मक अन्योन्याश्रय। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जॉनसन एवं जॉनसन द्वारा सहकारी अधिगम के बुनियादी तत्वों में सकारात्मक परस्पर निर्भरता यानी कि सकारात्मक अन्योन्याश्रय, व्यक्तिगत जवाबदेही, प्रोत्साहन संबंधी बातचीत, सामाजिक कौशल और समूह प्रसंस्करण को बताया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पैनल चर्चा में दर्शकों का सामना करने वाले अधिवर्ग में कुल खाली स्थान विशेषज्ञ बैठते हैं। तो आपको बताना है कि कितने विशेषज्ञ बैठते हैं। 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10 या 6 से 8। आपको यहाँ पर बताना है कि पैनल चर्चा में दर्शकों का सामना करने वाले अधिवर्ग में कुल कितने विशेषज्ञ बैठते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो कुल 4 से 6 विशेषज्ञ बैठते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पैनल चर्चा में दर्शकों का सामना करने वाले अधिवर्ग में कुल 4 से 6 विशेषज्ञ बैठते हैं। इस चर्चा पर आमतौर पर वैज्ञानिक, व्यावसायिक,
या अकादमिक सम्मेलन, टेलीविजन शो आदि शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से शो शामिल होते हैं ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा क्लास को। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो ग्राफिक, पाठ्य, वीडियो, ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचना कहलाती है। ऑप्शन आपको देगा बहुआयामी, बहु प्रक्रिया, मल्टीमीडिया या बहु कार्यक्रम। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट आप इस क्वेश्चन को लगाते ही चलेगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यह सूचना कहलाती है मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स, पाठ्य वीडियो, ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचनाओं को दर्शकों या श्रोताओं, इनके ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दे अदा का, वातावरण का, प्रदा का या प्रक्रिया का। आपको यहाँ पर बताना कि प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अदा का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या आगम इनके आगत यानी कि इनपुट का उदाहरण है। जो भी हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि इनपुट का उदाहरण है। शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम प्रणाली विषय विश्लेषण या प्रणाली उपागम है। आई के डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में शैक्षिक तकनीकी के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो आई के डेविस के द्वारा। इनकी पुस्तक भी आप ध्यान रखते चलेगा, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने शैक्षिक तकनीकी के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो इसमें पहला है जो इनके द्वारा यहाँ पर शैक्षिक तकनीक का जो वर्णन दिया गया है वो दिया गया शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर शिल्प उपागम। दूसरा यहाँ पर दिया गया शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या मृदुल शिल्प उपागम। वहीं यहाँ पर तीसरा दिया गया है शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण। ये भी आप नोट करते चलेगा। शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। तो इस व्याख्या को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण आप लगाते चलेगा। और यहाँ पर आई के डेविस की पुस्तक को तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपको देगा 1 पट्टी, 2 पट्टी, 4 पट्टी या 3 पट्टी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया प्रसार शिक्षा से। आपको यहाँ पर बताना है कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। पट्टी कपड़े का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के अंग में गति को समर्थन या प्रतिबंधित करने के लिए या मरहम पट्टी या पट्टी जैसे चिकित्सा उपकरण के समर्थन के लिए किया जाता है। सिर के लिए लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ी व 7 से 8 मीटर लंबी 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। दोनों पट्टियों के सिरे बांधकर गांठ को रोगी के माथे के मध्य में रखते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। ऑप्शन आपको दिया गया ध्यान, आकर्षण, संतुष्टि, इच्छा या रुचि। टीजीटी परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और अगर आपने ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है तो पिछली क्लासेज में मैंने ये क्वेश्चन आपको डिटेल से पढ़ा हुआ है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। तो प्रसार शिक्षा का जो प्रथम चरण है वह यहाँ पर ध्यान आकर्षण करना। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहले हम व्याख्या देखेंगे इस क्वेश्चन की, फिर आगे हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण ध्यान आकर्षण कर लोगों को नए विचारों और प्रथाओं के बारे में जागरूक करना होता है। लोगों को यह पहले जानना चाहिए कि नया विचार, अभ्यास या वस्तु मौजूद है। यह परिवर्तन के लिए प्रारंभिक बिंदु है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ध्यान आकर्षण। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है। अफीम, भांग, शराब या गांजा। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा अफीम। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। निद्राकारी विष केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम
CNS पर प्रभाव डालते हैं। यह व्याग्रता, चिंता, तनाव, क्षोभ देने के कारण निद्राकारी प्रभाव डालते हैं। अफीम एक निद्राकारी विष है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। निद्राकारी विष यानी कि केंद्र तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, ये आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि किस पर प्रभाव डालते हैं, तो केंद्र तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन आपको दिए गए आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, श्रव्य सामग्री, चित्र एवं फोटोग्राफ। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने के दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है, तो कौन सी सर्वोत्तम विधि है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें तो प्रदर्शनी यहाँ पर सर्वोत्तम विधि है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा ऐसी तकनीक एवं उपकरण है जिनमें लोगों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच संचार होता है। प्रदर्शनी अवलोकन एवं श्रवण के माध्यम से अधिगम के लिए सुगमता प्रदान करती है, अतः यह प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है। ऑप्शन आपको दिया गया है शिक्षा, प्रसार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या शिक्षण। आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है। कहीं कहीं आपको इसका आंसर शिक्षा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रसार शिक्षा का, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन आपको दिया गया 1980, 1970, 1977 या 2000। आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसका यहाँ पर शुभारंभ किया गया था 1977 में। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1977 में किया गया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में मेडिकल कॉलेजों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा, तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए 7 अप्रैल, 7 जून, 5 जून या 9 दिसंबर। ये भी क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। आपको बताने कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की एक संस्था है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपको देगा 1947, 1946, 1948 या 1945। आपको यहाँ पर बताना है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष यूनिसेफ, इसकी स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करते चलेगा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन आपको दिया गया नई दिल्ली, चेन्नई, उत्तर प्रदेश या पंजाब। आपको बताना है कि गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई। आपको जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नई दिल्ली। तो प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना लेडी इरविन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, लेडी इरविन कॉलेज
नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, ये भी आप नोट करते चलेगा। लेडी इरविन कॉलेज तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसार शिक्षण एक विधि है। ऑप्शन आपको दे अव्यवहारिक शिक्षण, जन शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण या सामूहिक शिक्षण। पीजीटी परीक्षा यानी कि टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की प्रसार शिक्षण एक विधि है, तो किस प्रकार की विधि है ये आपको बताना है। तो ये एक व्यवहारिक विधि है, यानी कि व्यवहारिक शिक्षण विधि है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षण एक व्यवहारिक एवं निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई अंत नहीं है। प्रसार शिक्षण द्वारा ग्रामीणों, अनपढ़ों एवं बेरोजगारों को शिक्षित किया जाता है। इसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए प्रसार शिक्षा को अनपढ़ों की शिक्षा, बेरोजगारों की शिक्षा और ग्रामीणों की शिक्षा भी कहा जाता है, पशुपालकों की शिक्षा भी कहा जाता है और इसे यहाँ पर कृषकों की शिक्षा भी कहा जाता है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया था। ऑप्शन आपको देगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या टेक्सास विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। DWCRA का क्रियान्वयन करती है। ऑप्शन आपको दिया गया राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि DWCRA का क्रियान्वयन करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जिला परिषद। तो यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। DWCRA का फुल फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलेगा। हिंदी में इसे ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों का विकास कहते हैं। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप दोनों में ही इसकी फुल फॉर्म याद करते चलेगा। इसकी शुरुआत 1980 में भारत सरकार ने की थी। तो इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1980 में की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। DWCRA का क्रियान्वयन जिला पर ग्रामीण विकास एजेंसियां यानी कि जिला परिषद करती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस व्याख्या से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 4 दिसंबर 2007, 12 दिसंबर 2008, 4 दिसंबर 2005 या 1 मई 2016। और एक आध क्वेश्चन आपको प्रसार शिक्षा से अलग देखने को भी मिलने वाले हैं आज की क्लास में। तो आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा 1 मई 2016 को उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है। ऑप्शन आपको दिए गए फ्लैश कार्ड, फ्लिप स्ट्रिप, श्याम पट या टेलीविजन। आपको यहाँ पर बताना है कि संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से दिखाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संचार, भाषण, लेखन या किसी अन्य माध्यम से सूचना का प्रसार होता है। फिल्म स्ट्रिप फिल्म के एक टुकड़े पर स्लाइड का एक समूह है जो क्रम में दिखाया जाता है और एक पार्ट के बड़े हिस्से को समाविष्ट करता है। अतः फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। ऑप्शन आपको दिया गया 9 मई 1958, 15 जनवरी 1960, 2 अक्टूबर 1952 या 8 जून 1971। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। तो कब किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजना के CDP के माध्यम से 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर किया गया था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपको दिया गया चरित्र लेखन विधि, अनौपचारिक शिक्षा तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगाते चलेगा। आपको बताने के परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो परिस्थिति विश्लेषण ये आता है अनौपचारिक शिक्षा तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परिस्थिति विश्लेषण किसी भी बेहतर प्रदर्शन करने वाली संस्था या कंपनी के आंतरिक और बाहरी वातावरण से संबंधित जानकारी एकत्रित करने की एक विधि है। यह अनौपचारिक एवं नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक या उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या नियुक्त किए जाते हैं गांव में, ये आपको बताना है। तो गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल होती है। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया। ऑप्शन आपको दिए गए मुंडेल द्वारा, मल्टीमैन द्वारा, गिलबर्ट द्वारा या निकिल एवं डोर्सी के द्वारा। आपको यहाँ पर बताना है कि परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मुंडेल के द्वारा दिया गया था। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी व्याख्या की ओर। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम मार्विन मुंडेल द्वारा वर्ष 1940 में पंड्यू विश्वविद्यालय में दिया गया था। इसलिए इन परिवर्तनों को मुंडेल के परिवर्तन वर्गों के रूप में जाना जाता है। तो इस विश्वविद्यालय का नाम भी आप याद करते चलेगा और इसका वर्ष भी आप याद करते चलेगा 1940। और किसके द्वारा ये दिए गए थे? तो मुंडेल के द्वारा दिए गए थे। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र होता है। ऑप्शन आपको दिए गए निर्धारित, बहुआयामी, द्विआयामी या असीमित। आपको यहाँ पर बताने की प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र होता है बहुआयामी। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र बहुआयामी होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि प्रसार कार्य के माध्यम से लोगों को ऐसे परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक कुशल उत्पादन और विपणन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बेहतर आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिक संतोषजनक पारिवारिक और सामुदायिक जीवन होता है। ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपको दिए गए 1940, 1945, 1954 या 1942। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट आप लगाते चलेगा, क्योंकि और भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपको बताने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इनके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव के स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक अनुषंगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को की गई थी। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा, कभी कभी आपसे यहाँ पर डेट भी पूछ लेता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा शहर में स्थित है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन आपको देंगे ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने या उपयुक्त सभी। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ज्ञान में परिवर्तन लाना भी है, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना भी और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शारदा एक्ट संबंधित है। ऑप्शन आपको दिए गए सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह या उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर शारदा एक्ट की बात करें तो बाल विवाह से संबंधित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अधिनियम कब का है? तो 1929 का अधिनियम है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। और इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम सितंबर 1929 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की विवाह की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय की गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि शारदा एक्ट अधिनियम के तहत लड़कियों की उम्र कितनी तय की गई थी? तो 14 साल। और लड़कों की कितनी तय की गई थी?
ये 18 साल तय की गई थी और ये अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस व्याख्या को आप इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? ऑप्शन आपको दिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना, मातृ सुरक्षा योजना या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आपको इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट लगाते चलना है। आपको बताने की ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक विशेष आयु वर्ग जो कि पढ़ और लिख सकता है उसे उस विशेष जनसंख्या की साक्षरता दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु वर्ष 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये कब प्रारंभ की गई थी? योजना 2004 में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इस योजना का उद्देश्य समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लड़कियों और महिलाओं को शैक्षिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसमें लड़कियों और महिलाओं को शैक्षिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और 2004 में यहाँ पर यह योजना प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन आपको दिया गया है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताने की लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये एक दृश्य साधन है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए अगर हम यहाँ पर बात करें तो दृश्य साधन का अर्थ ऐसी अधिगम सहायक सामग्री जिसमें केवल आंखों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इसमें छपी सामग्री यानी कि सिर्फ क्या आंखों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहज बनाया जा सकता है। लिखित एवं छपी दृश्य साधन है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेलीविजन हमारा कैसा होगा? दृश्य श्रव्य साधन होगा। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो हमारा क्या होगा? रेडियो हमारा यहाँ होगा श्रव्य साधन। और टेलीविजन होगा हमारा यहाँ पर टेलीविजन हमारा यहाँ पर कैसा साधन होगा? दृश्य श्रव्य साधन होगा। और हमारा दृश्य साधन यानी कि जिसमें हम देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा? ये दृश्य साधन होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। सन यानी कि खाली स्थान आपको दिया गया में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। आपको बताने की किस सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। ऑप्शन में आपको दिया गया 1900, 1914, 1950 या 1921। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो सन 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कृषि प्रसार एक ऐसी सेवा है जो किसानों को उनकी कृषि की विधियों में सुधार करने और उत्पादकता एवं राजस्व को बढ़ावा देने के बारे में शिक्षित करके उनकी मदद करती है। स्मिथ सीवर अधिनियम ने कृषि प्रसार का निर्माण किया। तो किस अधिनियम के द्वारा कृषि प्रसार का निर्माण किया गया है? तो स्मिथ सीवर अधिनियम के द्वारा। ये भी आप नोट करते चलेगा। सन 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। तो ये यहाँ पर सन भी आप याद करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन है। आपको यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो आपको बताने की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन आपको दिया गया कृष्णाचारी, बी रामाभाई, होरेन भाई या ए रेड्डी। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट भी आप लगाते चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी रामाभाई के द्वारा ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। अगर हम बी रामाभाई के अनुसार बात करें तो प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है जो विभिन्न तथ्यों और विषय वस्तु को सम्मिलित करते इनके रखती है जिसमें कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है। ऑप्शन आपको दिया गया कार्यालय में भेंट, फार्म वे घर पर भेंट, समूह चर्चा का आयोजन या विधि एवं परिमाण प्रदर्शन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, फार्म वे घर पर भेंट। तो यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में फार्म वे घर पर भेंट अत्यंत लाभकारी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कृषि विस्तार कार्य हेतु किसान व एजेंट के बीच सीधा संवाद कृषि फार्म और उसके घर पर ही हो तो लाभकारी होता है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास में स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी क्लास को देखते रहिएगा और क्लास को आपको अंत तक देखते चलना है। जितना हो सके आप इन क्लासेस का फायदा उठाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? इसे आप ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं देखना भूल जाते हैं और इस नहीं के चक्कर में ही ये सारे क्वेश्चन, हमारा जो आता हुआ क्वेश्चन भी वो भी गलत हो जाता है। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। ऑप्शन में आपको देंगे ध्यान आकर्षण, संतुष्टि, ध्यान विकर्षण या अभिरुचि। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा वो यहाँ पर है हमारा तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर ध्यान विकर्षण करना, ये इसका चरण नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर पहले हम व्याख्या देखेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। प्रसार शिक्षण विधियाँ वे उपकरण है जिनका उपयोग उन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जिनमें एक प्रशिक्षक और उस शिक्षार्थी के बीच संचार हो जा सकता है। प्रसार शिक्षण में निम्नलिखित चरण है: ध्यान आकर्षण, अभिरुचि और संतुष्टि। ध्यान विकर्षण प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर भी आपको खाली स्थान दिया गया है कि उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए वर्ष 1945 में कॉरपोरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर इनके केयर की स्थापना की गई। ऑप्शन आपको दिया गया पहला विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध या शीत युद्ध। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। दूसरा विश्व युद्ध के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कॉरपोरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर इनके केयर की स्थापना की गई। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरजीवियों को मदद करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव फॉर असिस्टमेंट एवं रिलीफ एवरीवेयर केयर की स्थापना की गई थी। यह समाज कल्याण संगठन है जो लोगों की उनकी जरूरत में मदद करता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना है जिस तरह वे नहीं करते हैं। यह किसने कहा है? यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। ऑप्शन में आपको दिया गया जॉन डेवे, कैल्से एल.डी., पी.आर.आर. सिन्हा या रस्किन। आपको यहाँ पर बताना है कि महत्वपूर्ण परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई रस्किन के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर भी आपको खाली स्थान दिया गया है। एक सैंड पेपर के फ्लैनल फ्लेट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर फोटोग्राफ, फ्लैनल ग्राफ, चित्रकला या चौक बोर्ड। और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2016 में। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा फ्लैनल ग्राफ एक सैंड पेपर के फ्लैनल फ्लेट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण अगले क्वेश्चन को। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है, खाली स्थान समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको देगा अनौपचारिक, औपचारिक, संरचनात्मक या स्थानीय। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वे समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है, तो वे क्या होती है? औपचारिक समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए प्रक्रियाएं होती है, औपचारिक समूह के नाम से जाना जाता है। औपचारिक समूह एक निर्दिष्ट कार्य समूह होता है जिसमें किसी संगठन द्वारा उसके प्रक्रिया पदानुक्रम, संरचनाएं आदि होती है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, खाली स्थान जीवन को अर्थ देता है। ऑप्शन आपको दिए गए लक्ष्य, मूल्य, धन या मानक। टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जीवन को अर्थ देता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मूल्य जीवन को अर्थ देता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
मूल्य से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था से, इस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्य व्यक्ति के जीवन को आधार और अर्थ प्रदान करता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। तो ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। ये आप इंपोर्टेंट पॉइंट लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, दीर्घावधि के लक्ष्य संभावितः समझे जाते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए स्थायी, लचीला, अस्थायी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि दीर्घावधि के लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं। तो कैसे समझे जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये स्थायी लक्ष्य समझे जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और पहले हम व्याख्या देखेंगे। लक्ष्य का अर्थ किसी चीज को पाने की इच्छा और उसके लिए कार्य करना है। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक और अल्पावधिक लक्ष्य, तथा इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घावधिक लक्ष्य भी कहा जाता है। अल्पावधिक लक्ष्य संभवतः अस्थायी होते हैं, जबकि दीर्घावधिक लक्ष्य संभवतः स्थायी होते हैं। तो जो अल्प अवधि के जो लक्ष्य होते हैं वे क्या होते हैं, यहाँ पर अस्थायी होते हैं, और जो दीर्घ अवधि के लक्ष्य होते हैं वे क्या होते हैं, स्थायी माने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर भी आपको खाली स्थान दिया गया। प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर देगा मानसिक, टॉर्सल, दृश्य या पैडल। टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाते चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। दृश्य प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर भी आपको खाली स्थान दिया गया। योजना को कार्यान्वित करना है। ऑप्शन आपको दिया गया है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन या ऊर्जित करना। टीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो आप इम्पोर्टेंट भी इस क्वेश्चन को लगाते चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो योजना को कार्यान्वित करता है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करता है, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का चरण है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर देंगे पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। टीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में आपको हमें ये भी बताना है कि आज की क्लास हमारी आपको कैसे लगी। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जैसे जैसे आप क्लास को शेयर करते हैं वैसे ही हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।